2019 में लगभग रोज 86 to 87 केस हो रहे थे, यानी हर 14-15 मिनट में एक रेप। सेफ कंट्री बनाना तो बहुत दूर की बात है, तो फिर भी सालों साल क्यों लग जा रहे हैं एक केस को सॉल्व होने में। अब जब हमारा जस्टिस सिस्टम ही इतना ज्यादा अच्छा है तो 5 से 8 साल तो लगेंगे ही। हर एक तरीका, साम दाम दंड सब कुछ अपनाया जाता है सिर्फ इसके लिए कि विक्टिम किसी भी तरह से कोर्ट में ना पहुंचे। 2012 में निर्भया रेप हुआ था और 2012 में ही लगभग 24,923 केस हुए थे। 2013 में ये नंबर और ज़्यादा बढ़ गया, 33,707, और 2014 में ये और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, 36,735 केस हुए। अगर डेटा की माने तो निर्भया केस के बाद इंडिया में केस इंक्रीज होते रहे। मानो रेपिस्ट को एक हिंट मिल गया कि इतने बड़े रेप केस के बाद भी अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है तो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी किसी को रेप कर सकते हैं। एक रिसर्च पेपर में ये भी पता लगा कि इंडिया में 2001 से 2018 तक लगभग 70% रेप केस इंक्रीज हुए और 2019 में लगभग रोज 86 to 87 केस हो रहे थे, यानी हर 14-15 मिनट में एक। मतलब सरकार किसी की भी रही हो, कितने साल तक रही हो, लेकिन किसी के बस की बात नहीं हुई इंडिया को एक सेफ कंट्री बनाना। सेफ कंट्री बनाना तो बहुत दूर की बात है, एक अच्छा जस्टिस सिस्टम बनाना भी सरकार के बस की बात नहीं है। अगर हम सबसे लेटेस्ट क्राइम डेटा देखें जो 2022 में NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने जारी करी थी, उसमें साफ साफ लिखा था कि इंडिया में रोज 86 लड़कियों के साथ रेप हो रहा है और उसमें से 40 से ज़्यादा लड़कियां ऐसी हैं जो 18 से कम एज की हैं। 90% केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, सालों साल लग जाते हैं सिर्फ एक केस को सॉल्व करने में। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, सारे एविडेंस हैं, तो इतने साल कैसे लग जा रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, हम सारे रीजंस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला रीजन, इसे एक एग्जाम्पल से समझना। मान लो कि एक टीचर के पास 100 बच्चे हैं। अब टीचर को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा सारे बच्चों के एग्जाम पेपर चेक करने में। ऐसे ही इंडिया में एक जज के पास कम से कम 15,000 प्लस केस है, तो ऑब्वियसली उसको काफ़ी टाइम लगेगा हर एक केस को सॉल्व करने में। लेकिन हमारी सरकार करप्शन में इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है कि उनको ये सारी प्रॉब्लम्स दिख ही नहीं रही है। उनको दिख ही नहीं रहा है कि अगर वो कोई एक्शन नहीं ले सकते तो कम से कम कोर्ट्स और जजेस तो बढ़ा सकते हैं। अब इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है पुलिस। एक पुलिस के पास कम से कम 10 केस होते हैं जिसमें उनको इन्वेस्टिगेट करना होता है, एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं और फोरेंसिक रिपोर्ट टेस्ट करने होते हैं, और इन सब में कम से कम 6 से 12 महीने लग जाते हैं। जहां इंडिया में हमें जजेस की और पुलिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ इंडिया बेरोजगारों से भरा हुआ है। अब इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है इंडिया का जस्टिस प्रोसेस। इंडिया का जस्टिस प्रोसेस इतना ज़्यादा पेचीदा है कि जस्टिस सिस्टम को खुद के लिए जस्टिस की ज़रूरत है। तो इस पेचीदे न्याय के सिस्टम को एक फ्लो में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले होता है FIR के बाद शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद शुरू होता है चार्जशीट, उसके बाद फिर विटनेस, उसके बाद फिर जजमेंट प्रोसेस और उसके बाद एक अपील। और इस हर एक सिंगल प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। अब जब हमारा जस्टिस सिस्टम ही इतना ज़्यादा अच्छा है तो 5 से 8 साल तो लगेंगे ही। अब आते हैं चौथे सबसे बड़े रीज़न पर, जिसे बोलते हैं लीगल टैक्टिक्स। अगर आम भाषा में इसे बोला जाए तो ये होगा कानूनी चालबाजी। अब कोर्ट में आरोपी का जो लॉयर होता है, एक्यूज्ड का लॉयर, उसका एक ही मकसद रहता है कि केस को जितना हो सके उतना लंबा खींचा जाए। वो पूरी कोशिश करते हैं कि सुनवाई का दिन महीने में और महीने से साल में बदलते रहें, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी ये चाल कामयाब भी होती रहती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है निर्भया का केस। सब कुछ सामने था, विक्टिम सामने था, रेपिस्ट सामने था, सारे एविडेंस सामने थे, लेकिन फिर भी जस्टिस मांगने में सालों लग गए। अब आते हैं 5वें सबसे बड़े प्रॉब्लम पे, जो होता है विक्टिम के साथ। यहाँ विक्टिम को पैसों का लालच दिया जाता है
और जब वो उससे नहीं मानते तो उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके ऊपर पूरा प्रेशर बनाया जाता है कि वो कोर्ट में गवाही देने ना जाए। हर एक तरीका, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाता है सिर्फ इसके लिए कि विक्टिम किसी भी तरह से कोर्ट में ना पहुंचे। अब ये सब गलतियां तो गवर्नमेंट के साइड से हो गई, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी गलती होती है आपसे, हमसे और हमारी पूरी सोसाइटी से। धीरे धीरे हम सबके लिए रेप काफी नॉर्मल होता जा रहा है। जब तक कोई बहुत ही नया, बहुत ही शॉकिंग या फिर कोई बहुत ही दरिंदगी वाला केस या फिर जब तक हमारे खुद के घर में नहीं हो जाता, हम सब चुप रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम कुछ दिनों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और सरकार ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि कुछ दिन प्रोटेस्ट करेंगे और फिर भूल जाएंगे। पूरे 11 साल हो गए हैं बीजेपी को। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने देश को कितना आगे बढ़ाया है। जिस देश में वहाँ के लोग सेफ नहीं है, वहाँ की बेटियां सेफ नहीं है, ऐसे देश के आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। देश कितना भी आगे बढ़ गया हो, लेकिन आज भी इंसाफ मांगने के लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है। बीजेपी के आने से पहले भी रेप बढ़ रहे थे, बीजेपी के आने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। क्या फायदा एक ऐसी सरकार का जिससे जस्टिस सिस्टम में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फालतू के वादे करने से, फालतू का दिखावा करने से और फालतू की हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाने से कभी भी रेप केस कम नहीं होते हैं। आप लोग कभी नोटिस करना कि जब भी हमारा ध्यान किसी सीरियस टॉपिक पर जाता है तो सरकार बड़ी ही चालाकी से हमारे सामने एक मसालेदार न्यूज़ परोस देती है। फिर हम सबका ध्यान भटक जाता है, हम सब भटक जाते हैं, हम सब उस चीज़ को भूल जाते हैं। सरकार तो फेल है ही खुद को सरकार साबित करने में, लेकिन एज अ सोसाइटी हम सब भी फेल है। और ये बात फिर से साबित हो गई जब दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची का रेप हुआ। मैं आसिफ की दुकान पे खड़ी थी, फिर लेके चला गया नकली पैसे देके। आपको नकली पैसे दिए? किसने? दीजा और फिर उस साइड 3 लड़के थे। तो आपको नकली बहकाया कि पैसे ले लो? हाँ। अच्छा। फिर अपने खरखाने लेके गया है। अपने घर लेके गया था वो? खरखाने कारखाना जहाँ काम करते थे। अच्छा, बस इतना ही आता। बस छत पे लेके गया वो? हाँ। और ये न्यूज़ भी हम कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे और फिर से एक न्यूज़ आएगी, फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे और फिर से सरकार हमारे आगे एक न्यूज़ ला के रख देगी और फिर हम सब कुछ भूल जाएंगे और इसी लूप में हम बार बार फंसे रहेंगे। कंग्रेचुलेशन कि आप समझना नहीं चाहते हैं या फिर समझ नहीं रहे हैं कि ये कितना बड़ा गेम है। अगर हमने टाइम से इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे आंखों के सामने होगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।